Hello, guys. My name is Dharmendra Panchwani, and we are starting with a new chapter for class 12th accountancy, in which is cash flow statements. हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एक ऐसा चैप्टर है जो प्रोबेबली आपके अभी ज़्यादा काम आ रहा होगा बिकॉज आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको बनाने हैं. दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एट फर्स्ट. ठीक है, लास्ट हमने चैप्टर किया था अकाउंटिंग रेशियोज एंड इट वेंट प्रिटी गुड. और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. कैश फ्लो से हर बार एक क्वेश्चन आता है और कैश फ्लो जनरली हार्ड लगता है बच्चों को, बट आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज आई कैन, जिससे आपको ये बहुत ईजी लगेगा, बहुत ईजी लगेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं विद दिस चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. नाउ ये सब तो आपका बकवास है. देखो मैं सही बात बता दूं, जनरली अपन थोड़े नोट्स बनाने प्रिपेयर करते हैं. अपन हाँ, थोड़ी अच्छी ग्रेडिंग लेते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. ठीक है, व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. ठीक है, नाउ देर आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, जो हर कंपनी को प्रिपेयर करने होते हैं, जो हर कंपनी को प्रिपेयर करने होते हैं. सबसे पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है? बैलेंस शीट. रादर आई वुड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट्स. ठीक है, कंपोनेंट्स. या सेकंड क्या करते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. एंड थर्ड इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. ठीक है, नाउ यू नो बैलेंस शीट क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बट व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स? कैश फ्लो स्टेटमेंट्स नाम से आपको क्या लग रहा होगा? कैश फ्लो यानी जो कंपनी का कैश है वो फ्लो हो रहा है. नाउ द थिंग दैट वी नो कि कैश फ्लो दो डायरेक्शन में हो सकता है. दो डायरेक्शन में हो सकता है, एक हो सकता है इनफ्लो और एक हो सकता है आउटफ्लो. ठीक है, एक हो सकता है इनफ्लो और एक हो सकता है आउटफ्लो. ठीक है, कंपनी के लिए कैश इनफ्लो का मतलब क्या होगा? कंपनी को कैश मिल रहा है. ठीक है, और कंपनी के लिए कैश आउटफ्लो का मतलब क्या होगा? कंपनी के पास से कैश जा रहा है. ठीक है, नाउ बेसिकली अगर आप थोड़ा लॉजिक और आप कंपनी के बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो तो आप क्लासिफाई कर सकते हो वो एंट्रीज जो या तो इनफ्लो है या आउटफ्लो है, और वो एंट्रीज जो कैश में जनरली कैश में रिलेट करती है. फॉर एग्जांपल, मैंने कैश सेल्स की, मैंने कैश सेल्स की. ठीक है, मैं कैश सेल्स करते टाइम क्या करूंगा? देखो बात करते हैं एग्जांपल कैश सेल्स. ठीक है, कैश सेल्स में क्या होता है? गुड्स हैं, उनको क्या कर रहा हूँ मैं? सेल कर रहा हूँ. सेल कर रहा हूँ यानी बेच रहा हूँ. बेचने का मतलब मैं कस्टमर को वो दे रहा हूँ. तो मेरा क्या हो रहा है? गुड्स आउटफ्लो. जा रहा है बाहर, गुड्स मेरे कंपनी से बाहर जा रहा है. एंड रिस्पेक्टिवली कैश जो है पेड बाय कस्टमर टू कंपनी. इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी को कैश मिल रहा है यानी कंपनी के पास कैश इनफ्लो हो रहा है. ठीक है, गॉट इट. सिमिलरली और एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. मैंने लोन ले रखा है. ठीक है, कंपनी टुक लोन. ठीक है, कंपनी ने लोन लिया कितने का? रुपीज 10 लाख का. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कंपनी के पास, अच्छा रेट में लिख लेता हूँ 10% पर एनम. ठीक है, कंपनी के पास लोन लेने के टाइम पे क्या आएगा? कैश इनफ्लो ऑफ
10 लाख। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, क्रिएशन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। भाई मैंने लोन लिया है, मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, नॉन करंट लाइबिलिटी बन जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पे करूंगा इंटरेस्ट इसी लोन पे, दैट इज, निकाल लेते हैं इंटरेस्ट, देखो 10 लाख पे 10%, दैट मीन्स वॉट, 1 लाख का क्या होगा, 1 लाख का मेरा कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश पे कर दूंगा ना मैं इंटरेस्ट में, तो क्या होगा, कैश आउटफ्लो। सो यू नो कि देर आर टू थिंग्स, वन इज इनफ्लो एंड वन इज आउटफ्लो। ठीक है, आइए पढ़ते हैं हम क्या लिखा है उस स्टेटमेंट में। बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीज़ें। सिमिलरली ये यही बता रहा है कि देर इज अ थर्ड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट, shows inflows and outflow of cash and cash equivalents. What is cash and cash equivalents? One is cash, one is bank, one is मान लो आपके पास चेक्स पड़े, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आपके पास एफडीज बनी हुई है, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, कैश इक्विवेलेंट्स मतलब जो इक्वल हैं कैश के, जो आपके पास पड़े हुए हैं, जो और किसी कैटेगरी में नहीं है बट वो कैश की तरह है आपके पास। ठीक है, हो सकता है आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट्स हो। ठीक है, हो आपको पता हो कि भाई हम कभी भी अब डेबिट या क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं तो उनमें पॉइंट्स होते हैं, या फिर आप पेटीएम यूज़ करते हो तो पेटीएम में पॉइंट्स मिलते हैं कि मान लो 1000 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़। ठीक है, तो आपके पास 100 रुपीज़ क्या है, एज अ कैश इक्विवेलेंट पड़ा है। ठीक है, किसी के पास बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स हो तो वो क्या हो जाएगा, वो कैसे दिखा देगा कंपनी, आई मीन कंपनी के पास अगर रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा तो वो एज अ कैश इक्विवेलेंट दिखा सकती है। ठीक है, now this statement is usually prepared by companies, which comes to tools in the hands of users of financial information to know about the sources, uses of cash and cash equivalents of an enterprise over a period of time from various activities to the enterprise. It has gained substantial importance in last decade because of its practical utility to users of financial information. क्या कहने का मतलब है इसका, कहने का मतलब ये है कि पिछले लास्ट डेकेड से, पिछले लास्ट 10 सालों से इसने बहुत इंपॉर्टेंस गेन की है। क्यों, क्योंकि ये एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, जिनका मान लो मैंने शेयर खरीद रखे हैं कंपनी में। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं इंटरेस्टेड होऊंगा कि वो कंपनी ग्रो करे, मैं जानना चाहूंगा कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि जितना अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगी उतना अच्छा कंपनी कमाएगी, और कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो मुझे भी फ़ायदा होगा। और ये चीज़ें मुझे कहाँ से पता चलेगी, कंपनी ग्रो कैसे कर रही है, कंपनी कैसे ज़्यादा कमा रही है, मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखूंगा, मैं कंपनी के कैश फ्लो में देखूंगा। और मुझे फ़ायदा कब होगा कैश फ्लो में देखने में, सर सिंपल सी बात है, पैसा ज़्यादा आएगा और पैसा कम जाएगा, यानी कि पैसा ज़्यादा आ गया मेरे पास, इंस्टेड जितना पैसा आया उससे कम पैसा गया है मेरे पास, तो मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, दैट मीन्स कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करी है। जितना ज़्यादा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाएगा मेरा, उतना ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, क्या कह रहा है ये, सिंपली कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके लिए कोई कुछ गाइडलाइंस हैं जो कंपनीज एक्ट ने निकाल रखी हैं। गाइडलाइंस तो मैं नहीं कहूँगा, स्टैंडर्ड्स हैं जो फॉलो करके बनाने पड़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनमें से AS3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है जो हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे बनेगा। सिमिलरली जो बड़ी कंपनीज हैं, यानी कि बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनीज जिनका टर्नओवर 1000 करोड़ में है, ठीक है, उनके लिए इंड एस होता है, और इंड एस 7 बताता है हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। इंड एस 7 हमें बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, आइए अब हम ऑब्जेक्टिव्स पे पढ़ते हैं, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है,
The primary objective of a cash flow statement is to provide useful information about cash flows. To provide useful information about cash flows, जो मैंने ऊपर बताया कि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रोवाइड करता है क्या, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज. हम एक बार इसको लिख लेते हैं ताकि साथ ही साथ हमारे नोट्स भी डेवलप होते रहे. ऑब्जेक्टिव्स, तो थोड़ा मैं हेडिंग में लिख लूँ, ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. ठीक है. व्हाट इज इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज, एग्जैक्ट लाइन लिखेंगे अपन, टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज. ठीक है. और आपको पता है कैश फ्लोज दो टाइप के होते हैं, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज. ठीक है. ठीक है सर, आओ. ये था हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. आगे बढ़ते हैं. This information is useful in providing users of financial statements with the basis to assess the ability of enterprise to generate cash and cash equivalents. क्या कहना चाह रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये यूजफुल क्यों है? ये इन्फॉर्मेशन इसलिए यूजफुल है ताकि जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो 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 पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो स्टेक होल्डर्स हैं. व्हाट आर स्टेक होल्डर्स? भाई कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं उसके ओनर्स, उसके शेयर होल्डर्स, उसके क्रेडिटर्स, उसके जिन्होंने उस कंपनी को लोन दिया है, गवर्नमेंट. ये सारे क्या करते हैं? ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हैं और उनसे क्या पता लगाते हैं कि हम एंटरप्राइज की एबिलिटी क्या है कैश को जनरेट करने की. जनरेट यानी कैश को बढ़ाने की, कैश को मेंटेन करने की क्या कैपेबिलिटी है. ठीक है. And the needs of the enterprise to utilize those cash flows. The economic decisions are taken by users required to evaluation of ability of an enterprise to generate cash and cash equivalents and the timing and certainty of cash generation. क्या कहने का चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई एंटरप्राइज की एक तरीके से कैपेबिलिटी देखना कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है कि वो टाइमली और सर्टेनिटी ऑफ द जनरेशन कैश का, किसका जनरेशन, किसका कैश का पता लगा पाए कि ये एंटरप्राइज कैश जनरेट कर सकती है या नहीं कर सकती है. ठीक है. तो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू नो द एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज, टू नो the ability of enterprise to generate cash flows. कैश फ्लोज नहीं, मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंस लिखूंगा. इक्विवेलेंस एट टाइमली एंड टाइमली मैनर. ठीक है. यहाँ हमारे होते हैं ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट. अब हम आते हैं विद द बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लोज. हम बताएंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं कैश फ्लोज के. ठीक है. विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. The cash flow statement, when used along with other financial statements, provide information that enables users to evaluate changes in net assets of an enterprise, its financial structure, and its ability to affect the amounts and timings of cash flow in order to adopt the changing of circumstances and opportunities. I know, पढ़ के बहुत हैवी लग रहा होगा बट इतना कुछ है नहीं. ठीक है. सिंस आपको पता है अकाउंट्स में आपका ये सब पोर्शन ज़्यादा कवर होगा नहीं थियोरेटिकल, बट आई लेट यू नो कि क्या कहना चाह रहा है. ये कहना चाह रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को जब हम अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ करते हैं, अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से? बैलेंस शीट,
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स, ठीक है। हम उनको अगर यूज करते हैं तो जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो एवेल्युएट कर सकते हैं। एवेल्युएट यानी कि जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं? कि नेट असेट्स में क्या चेंजेस हुए। नेट असेट्स क्या होता है? नेट एसेट्स क्या होता है? नेट एसेट्स आप कह दो कि नेट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, दैट्स व्हाट वी कॉल नेट एसेट्स, ठीक है। नेट एसेट्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और क्या जान सकते हैं? उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। सर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में कैसे जान सकते हैं? सर मान लो कोई एक कंपनी है, ठीक है। वो कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ओरिएंटेड है। सर डेट ओरिएंटेड का मतलब क्या हुआ? डेट ओरिएंटेड का ये मतलब हुआ कि उस कंपनी ने मेनली अपना जो पूरा फोकस है, अपना जो पूरा काम करने का पैटर्न है, वो किस किस सोर्स से काम कर रही है? वो इस सोर्स से काम कर रही है कि उसने लोन ले रखा है और उस लोन के पैसे से उसने बिजनेस चलाया हुआ है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी कॉल डेट ओरिएंटेड, ठीक है। जबकि व्हाट डू वी कॉल इक्विटी ओरिएंटेड? इक्विटी ओरिएंटेड में क्या होता है कि शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने पैसे वैसे लगाए हुए हैं और शेयर होल्डर्स के सारे यानी ओनर्स के पैसों से बिजनेस मोस्टली चल रहा है, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में पता लग सकता है, क्योंकि अगर हम डेट लेंगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में हमें पता है चल ही जाएगा। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे उसको क्लासिफाई करते हैं। बट हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में आपको पता चल जाएगा कि हमने डेट लिया, कितने का डेट लिया, इस अमाउंट का डेट लिया। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था 10 लाख रुपीज का, वही हमने 10 लाख रुपीज का डेट लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए, कंपनी ने इक्विटी शेयर्स इशू किए और वो इशू करने से मेरे पास पैसे आए, वो इशू करने से मेरे पास पैसे आए, तो हमें वो भी पता चल जाएगा कि हमारा कैश फ्लो हुआ है इक्विटी शेयर इशू करने से, ठीक है। और क्या बोलता है? इंक्लूडिंग इट्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी भी बता देता है बिकॉज इट्स कैश, ठीक है। कैश क्या होता है? लिक्विड एसेट होता है, ठीक है। कैश क्या होता है? लिक्विड एसेट होता है, ठीक है। एंड इट्स एबिलिटी टू इफेक्ट द अमाउंट्स एंड टाइमिंग्स ऑफ कैश फ्लो इन ऑर्डर टू अडॉप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। क्या बोल रहा है? कि एबिलिटी भी बताता है। किस चीज की एबिलिटी बताता है? कि एंटरप्राइज की ऐसी एबिलिटी जो कि कैश फ्लोज जब एंटरप्राइज जनरेट करती है तो क्या वो कैश फ्लोज उस सरकमस्टेंस और उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से मैक्सिमाइज करते हैं या नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सर मतलब इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब मार्केट बहुत बूम पे है। अगर मैं पैसे लगाऊंगा मार्केट पे, अगर मैं शेयर्स में पैसे लगाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब मान लो मेरी एक कंपनी है धर्मेंद्र पंजवानी लिमिटेड, ठीक है। मेरी ये कंपनी है धर्मेंद्र पंजवानी लिमिटेड और मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है। लाइक मेरे पास बहुत पैसा बैंक में पड़ा है। कितना पैसा? मान लो मेरे पास 10-20 लाख रुपए बैंक में पड़े, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे बहुत नहीं है पैसा, बट है, ठीक है। मान लो मेरे पास 10-20 लाख रुपए बैंक में पड़े, ठीक है। और मैंने वो 10-20 लाख रुपए बैंक में पड़े ही रहने दिए, ठीक है। मैंने पड़े ही रहने दिए और मैंने एंड में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दिया और उसमें दिखा दिया कि 20 लाख मेरे बैंक में पड़े थे और मुझे 4-5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बाकी लोग, शेयर होल्डर्स वगैरह क्या सोचेंगे? वो ये चीज सोचेंगे कि यार अगर ये 20 लाख रुपए मार्केट में एक साल के लिए लगा देते, यानी किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर देते, ठीक है। और एंड ऑफ द ईयर वो अगर बेच देते, ठीक है, तो इन्हें कितना रिटर्न मिलता? बूम पे था मार्केट, मान लो इन्हें 15% रिटर्न मिलता, ठीक है। जबकि इन्होंने ये चीज नहीं की और इन्हें कितना रिटर्न मिला? 5% का रिटर्न मिला। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? कि मैं ज्यादा कमा सकता था पर मैंने ज्यादा नहीं कमाया, ठीक है। तो सरकमस्टेंसेस वो थे जहां पे मैं अपना पैसा और इन्वेस्ट करके ज्यादा कमा सकता था। मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और बढ़ा सकता था। 20 लाख का 25 लाख कर सकता था। बट इंस्टेड मैंने क्या किया? 20 लाख का 21 लाख किया, ठीक है। तो ये चीज भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखती है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखती है, क्योंकि अगर मैं मान लो किसी बाहर के शेयर्स में इन्वेस्ट करता तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये भी दिखता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट की है किसी बाहर की एंटिटी में और फिर वही इन्वेस्टमेंट मैंने इतने रुपए में बेच दी, तो उन दोनों का डिफरेंस मुझे
दिख जाता कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक है, आगे आपको पता चलेगा, बट हम बेनिफिट्स लिखते हैं। ठीक है, आओ, बेनिफिट्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला बेनिफिट क्या था? यूजर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट enables यूजर्स टू इवेल्युएट चेंजेस। ठीक है, यानी कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट enables यूजर्स टू इवेल्युएट चेंजेस इन नेट असेट्स। प्रोवाइड करता है क्या? इंफॉर्मेशन। किस किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? वैल्यूएशन इन चेंजेस ऑफ नेट असेट्स। ठीक है, सेकेंडली, सेकेंडली क्या पढ़ा था हमने? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। और थर्ड, अबाउट अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट में लिख देता हूँ, टेकन और फॉरगॉन। यानी कि अपॉर्चुनिटी पे ग्रैब किया कंपनी ने, विद फॉर व्हाट अपॉर्चुनिटी? टू इंक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, या फिर उसे जाने दिया। ठीक है, ये हमने पहला पहला बेनिफिट। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है? इज यूजफुल इन असेसिंग द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड enables यूजर टू डेवलप मॉडल्स टू the assess and compare the present value of future cash flows of different enterprises। क्या कहने का, क्या कहना चाह रहा है? सिंपली ये कहना चाह रहा है कि कैश फ्लो इंफॉर्मेशन क्या यूज़ करती है, कैश फ्लो इंफॉर्मेशन किस किस काम आती है, ये जानने के कि एंटरप्राइज की एबिलिटी क्या है जनरेट करना कैश और कैश इनफ्लोज को। ठीक है, एंटरप्राइज की एबिलिटी कैसी है कि वो किस लेवल का जनरेट कर सकती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, और इनेबल्स यूजर्स टू डेवलप मॉडल्स, यानी कि जैसे मैं यूजर हूँ। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि कंपनी का कैश हर साल 10-10% बढ़ रहा है, हर साल 10-10% बढ़ रहा है। तो मुझे क्या पता चलेगा कि कंपनी की ग्रोथ भी क्या हो रही होगी, 10-10% लगभग बढ़ रही होगी। यानी मैं प्रेजेंट को देख के, मैं पास्ट को देख के पता लगा सकता हूँ कि फ्यूचर में कैसे कैश फ्लोज होंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज, मैंने करंट ईयर में अपनी कंपनी के थ्रू लोन लिया। कितने साल का लोन लिया? 1 साल का लोन लिया। ठीक है, नाउ मेरी कंपनी के यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पता है कि अगले साल जब कैश फ्लो बनेगी ना, तो उसमें कैश आउटफ्लो होगा। क्यों? क्योंकि लोन आपने लिया है, लोन का 1 साल का लोन लिया, तो आपका क्या होगा होगा अभी कैश फ्लो में कैश इनफ्लो हुआ होगा। ठीक है, अगले साल क्या होगा? आप जब लोन पे कर दोगे तो क्या होगा? कैश आउटफ्लो हो जाएगा, कैश आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सेकंड, टू नो एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज टू जनरेट कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ठीक है, और क्या था? मैं अलग अलग और शॉर्ट पॉइंट्स में कर देता हूँ मैं, दैट्स फाइन। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था? टू, और क्या पढ़ा था? मेरे ही दिमाग से निकल गया भैया। हम्म, अभी वाले मॉडल्स को देख के यूजर्स, टू लेट यूजर्स डेवलप अ मॉडल
model on basis of present cash flows about future cash flows. ठीक है, अबाउट फ्यूचर कैश फ्लोज। और थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं अब बेनिफिट्स का। It also enhances the comparability of the financial reporting of operating performance by different enterprises because it eliminates the effects of using different accounting treatments of the same for the same transactions and events. Simply क्या कह रहा है कि एक अच्छा बेसिस बन जाता है ये क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस किसके 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 बीच का, डिफरेंट एंटरप्राइजेस के बीच का। Makes comparability of operating activities of different enterprises easy। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग इट्स कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज कीपिंग इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग कंडीशंस। It also helpful in checking the accuracy of past assessment of future cash flows and in examining the relationship between profitability and net cash flow and impact of changing prices। एक तो इन्होंने हर एक पॉइंट में तीन तीन बातें डाल रखी है। चलो पहली बात को अपन वो करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग इन कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो कीपिंग इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग कंडीशन, यानी कि बदलते हुए इन्वायरमेंट में, बदलते हुए बिजनेस इन्वायरमेंट में, ठीक है, एक एंटरप्राइज का हेल्पफुल क्या, हेल्पफुल कैसे आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि एंटरप्राइज को पता लगता रहेगा कि मेरा कैश इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, कैश आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है। कल को हम लोग घर का बजट बनाते हैं, आपके मॉम डैड घर का बजट बनाते होंगे, तो वो आपने सुना होगा कभी कभार बोलते हुए कि यार इस बार ना बहुत खर्चे हो रहे हैं, इस बार बहुत क्या हो रहे हैं, खर्चे हो रहे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि कैश आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कंपैरिजन टू कैश इनफ्लोज, कंपैरिजन टू कैश इनफ्लोज। तो क्या हेल्प करता है, बैलेंसिंग ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज इन चेंजिंग कंडीशंस। ठीक है, इन चेंजिंग कंडीशंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके आगे, इसके आगे ये बोलता है इट ऑल्सो हेल्पफुल इन चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ पास्ट असेसमेंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंड इन एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड नेट कैश फ्लो एंड द इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस। सिंपली हम क्या लिखेंगे, हेल्प्स इन knowing relationship between profitability and net cash flows। नेट कैश फ्लोज क्या होते हैं, तो सिंपल है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। अगर माइनस में आएगा फिगर दैट मीन्स कैश आउटफ्लो ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा गया है बाहर, और अगर प्लस में आएगा दैट मीन्स पैसा ज़्यादा आया है इन कंपैरिजन टू कैश आउटफ्लो। ठीक है, बाय असेसिंग पास्ट कैश फ्लोज पैटर्न्स। ठीक है, यहाँ आपके होते हैं बेनिफिट्स कंप्लीट। कितने हैं ये, जस्ट गिव इट वन रीड, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, बाकी आप खुद की लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इट्स वेरी इजी।
अब आओ पढ़ते हैं व्हाट आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। एज पर AS3 कैश कंप्राइजेस, कैश में क्या क्या आता है, कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, एंड कैश इक्विवेलेंट्स मींस शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो शॉर्ट टर्म नेचर के हैं और हाईली लिक्विड हैं। हाईली लिक्विड का मतलब कि मेरा मन कर रहा है अभी उसको इन कैश करवाने का या उनको बेच के बैंक में पैसा लेने का, मैं हाथों हाथ कर सकता हूँ। जनरली ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, शेयर्स के बारे में बात कर रहा है। शेयर्स या फिर ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स जो आप खरीदो जब मन चाहे, जब आपने खरीदा और जब मन चाहे आप उसको बेच दो। मेरा मन कर रहा है अभी कि 1 लाख रुपीज़ के शेयर्स बेच दूं, मैं शेयर्स बेच के मेरे बैंक में क्या आ जाएगा, 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ठीक है। Now, that are readily convertible into known amounts of cash which are subject to an insignificant risk of changes in value, ठीक है। और क्या कह रहा है, दैट आर रेडिली, यानी कि ऐसे शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स का क्या होता है सीन, कि बहुत ही ज़्यादा रेडिली कन्वर्टेबल होते हैं। रेडिली कन्वर्टेबल जैसा मैंने अभी बोला, मेरा मन किया मैंने शेयर बेच दिया और मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास कैश आ गया, ठीक है, बैंक में कैश आ गया। बट इनमें क्या दिक्कत होती है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिस्की होते हैं, ठीक है। रिस्की किस सेंस में होते हैं कि इनकी क्या चेंजेस आगे, इनकी क्या वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, इनकी क्या वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। कैसे वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, वैसे आपको इतना जानने की ज़रूरत है नहीं, बट आई टेल यू कि शेयर मार्केट की वैल्यू पर डे अप डाउन होती है, ठीक है। मान लो मैंने शेयर ले लिया और मेरा मन किया मुझे आज बेचना है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने जितने का शेयर लिया है उतने का शेयर ही मैं बेच दूँ। हो सकता है कि मैंने 1 लाख का शेयर लिया है और मेरे को अगर एक एक दिन के बाद वो शेयर बेचना है, क्योंकि इट्स वेरी हाईली लिक्विड, अगर मुझे एक दिन के बाद वो शेयर बेचना है, ठीक है, तो हो सकता है वो 1,05,000 पे बिके और हो सकता है वो 90,000 पे भी बिके। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू। चेंजेस इन वैल्यू का रिस्क होता है उसमें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट्स ओनली व्हेन इट हैज शॉर्ट मैच्योरिटी, यानी शॉर्ट टर्म में होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, से 3 मंथ्स और लेस फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, 3 मंथ्स और लेस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट्स अनलेस दे आर सब्सटैंशियल कैश इक्विवेलेंट्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को क्या करा है इन्होंने, एक्सक्लूड किया है, अनलेस क्यों, दे आर सब्सटैंशियल कैश इक्विवेलेंट। सब्सटैंशियल मतलब छोटे मोटे से हैं, ठीक है, छोटे मोटे से। For example, preference shares of company acquired shortly before their specific redemption date, provided there is only significant risk of failure of the company to repay the amount at maturity. Similarly, short-term marketable securities which are readily converted into cash are treated as cash equivalent and is liquidable immediately without considering change in value. लास्ट लाइन का तो यही मतलब है जो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या मतलब क्या होता है, कि ऐसे सिक्योरिटीज जो कि मार्केटेबल है, जो मैंने खरीदी और वो मैं हाथों हाथ बेच सकता हूँ क्योंकि दे आर वेरी लिक्विड, ठीक है। उसके ऊपर जो प्रेफरेंस शेयर्स वाली बात थी वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है, अनलेस दे आर सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या हुआ, एग्जांपल दे रखा है कि मान लो मैंने प्रेफरेंस शेयर्स लिया और मुझे पता है, कि कंपनी 2 महीने के बाद प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने वाली है। रिडीम करने वाली है मतलब प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा देने वाली है दोबारा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स पड़ा है और मेरे को 2 दिन के बाद 2 महीनों के बाद प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा मिल जाएगा, 2 महीनों के बाद प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अनलेस अनलेस कंपनी पैसे देने में फेलियर कर देती है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बारे में, कि व्हाट आर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, सबसे पहले आता है कैश इन हैंड, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, डिमांड डिपॉजिट्स
डिमांड डिपॉजिट्स इन बैंक्स, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, ये देखो, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल। बट इसमें भी क्या होता है इसमें भी क्या होता है कि इसके एक तो अपन ये लिख लेते हैं, शॉर्ट मेच्योरिटी, लेट्स से 3 मंथ्स, ठीक है, बट इसमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं आता। देखो, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, बट इसमें क्या नहीं आता। अच्छा, इसके बारे में मैं पहले इधर लिख लेता हूँ, क्या हो रहा है, शॉर्ट मेच्योरिटी 3 मंथ्स मैक्स, ठीक है, और एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स एक्सेप्ट it is evident to be converted into what, into cash in short period, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज उसमें ही आ जाएगा अपना इन्वेस्टमेंट्स में, क्योंकि शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट ही होता है। तो ये होता है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्या क्या होता है उसके बारे में हमने लिखा, ठीक है। एंड आई थिंक इस क्लास के लिए वी आर डन। हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ा, हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और हमने बेनिफिट्स के बारे में जाना क्या बेनिफिट्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के। हमें इसके बाद जाना कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में एक्चुअली आता क्या है, ऑलराइट। एंड इसके बाद जो टॉपिक आएगा विच इज़ कैश फ्लोज, उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है कि कैश फ्लोज दो टाइप के होते हैं, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज, ठीक है। क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज के, थोड़े बहुत हमने अभी डिस्कस कर लिए। आगे हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स एंड गुड बाय।